हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी को निर्धारित किया गया है। तो उसी क्रम में मैंने 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे आपके सीटेट में पूछे गए थे, उसमें से मैंने सीडीपी और आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज ये दोनों पोर्शन करवा दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे सीटेट 2018 में। उसी क्रम में मैं अब हिंदी भाषा को लेके आया हूँ, और हिंदी भाषा में उस हिंदी भाषा को जिसमें आप लोग पहले लैंग्वेज में हिंदी भाषा को चूज किए हुए हैं, तो उनको आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में और उनका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ ऊपर दिया गया है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि परीक्षार्थी भाग 4 91 से लेके 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा वन का विकल्प हिंदी चुना हो। भाषा वन में यदि आपने हिंदी या इंग्लिश में से हिंदी चुना हुआ है तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सीडीपी और इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला वीडियो का जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख के 2018 सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 96 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये कविता आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कठिनाई की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर या साहस की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा अनिश्चितता की ओर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो कहा क्या इसमें अनिश्चितता आपको दिख रहा होगा, बार बार अनिश्चित शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चितता की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये सारे आंसर्स आपको कविता को पढ़ने के बाद ही देने हैं, जिससे कि आपके सारे आंसर्स सही आपको पता चल जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। भाव की बात की जा रही है, ना कि इसके पर्यायवाची की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग फूल और कांटे लगा देते हैं, लेकिन देखिए ये गलत है, भाव की बात करी जा रही है। तो सुमन और कंटक, सुमन मतलब सुख से हुआ और कंटक मतलब दुख से, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, सुख और दुख। अगला क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वत को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की या हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों का वह है ऑप्शन नंबर 4, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसका जो सही आंसर है कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। टटनी, जयमाला, नद, प्रवाह है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 जयमाला। अगला क्वेश्चन, अनिश्चितता शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ते, ती या ता। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला है, ता शब्द ले आएंगे तो बन जाएगा आपका अनिश्चितता। चलिए अब यहां देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 97 से 105 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका। चलिए इस गद्यांश के बाद आप इस प्रश्नों को करेंगे, तो इस प्रश्नों को हम लोग करते हैं। आपका दिया हुआ है 97 वाला क्वेश्चन, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन से आपके, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे या केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर
दूसरा वाला माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद यह आंसर आपका निकला हुआ है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, या समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। यह चीज जो है यह इस गीत कविता के बारे में सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, या संपूरक के रूप में? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला, बाधक के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका 101 वाला, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, या बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अगला क्वेश्चन 102 वाला, अब क्वेश्चन आपका आता है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, या शिक्षा अधिकारी? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर 2, मतलब माता पिता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या द्विकर्मक क्रिया? अब ध्यान से समझिए, इसका जो सही आंसर हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया। सुनी सुनाई जाए, प्रेरणार्थक क्रिया कब आती है? जब जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कर्ता अपने स्वयं कार्य नहीं करता, वह दूसरे को क्या करता है? प्रेरित करता है। वहां पे कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं कहूँ, करना का प्रेरणार्थक क्रिया कराना या करवाना, खाना का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा आपका खिलवाना। इसी प्रकार से सुनना का जो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा वह सुनी या सुनाई जाए। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रेरणार्थक क्रिया हुई वह इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक में प्रत्यय है तिक, कृतिक, इक, या का? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, इक प्रत्यय है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसके बाद 105 वाले पे चलते हैं। मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, या अच्छा? तो मंजूर मतलब आप सभी को पता है स्वीकार। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, या कक्षा में लिखित आकलन? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा में प्रिंट प्रवेश। प्रिंट समृद्ध प्रवेश का क्या मतलब है? कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आसपास प्रवेश में, उन सब चीज़ों को जब आप भाषा के माध्यम से बताएंगे तो आपकी सबसे सुगम और सही तरीके होंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए? तो इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, या बाल साहित्य? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है सामाजिक अंतःक्रिया। समाज में जब बालक आपसी मेल जोल करता है, एक दूसरे से वार्तालाप करता है,
तो उसमें वह सबसे ज़्यादा भाषाई ज्ञान प्राप्त करता है। अगले वाले पे चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो इसका जो सही आंसर है आपका, वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? सबसे आसान सबसे कमजोर क्वेश्चन इसमें चौथा वाला है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा, सीधा सीधा आंसर है। बाकी सब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो घुमा फिरा के पूछे गए हैं, मतलब उसमें बच्चे को ज़्यादा कल्पना और चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा था? सबसे कमजोर क्वेश्चन कौन सा था? तो ईदगाह वाला। सबसे कमजोर जो प्रश्न था इसमें वो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यानी चिमटा खरीदा। सीधा सीधा आंसर है इसका। चलिए इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लेखन। तो इसका जो सही आंसर होगा संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जब विचारों का आदान प्रदान होगा वही हमारा भाषा कहलाता है। भाषा किसमें सहायक होता है? हमारे विचारों के आदान प्रदान में भाषा सहायक होती है, और जिस भाषा से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाता है? वह संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अगला क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कभी कभी वाक्यों के शब्दों की हम पुनरावृत्ति करते हैं तो हम क्यों करते हैं? हम उस चीज़ को समझ कर पढ़ने का प्रयास करते हैं, इस वजह से हम शब्दों की क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं। यदि हमको कोई शब्द ना समझ में आए उस शब्द को हम दोबारा जाके पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। यह नहीं है, बाकी तीनों इसमें सही हैं। ये इनसे इसका कोई संबंध नहीं है, आकलन में इसका कोई संबंध नहीं है। आकलन में हम त्रुटियां बताते हैं, प्रक्रिया को उन्नत बनाते हैं और बच्चों की जो विशेष आवश्यकता होती है उसकी पहचान करते हैं, लेकिन अभिभावक और शिक्षकों को बताना इससे संबंधित नहीं है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाई गई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो फोर्थ वाला है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सुनने, बोलने, पढ़ने या लिखने। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका लिखने में।
इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसग्राफिया, डिस करके कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम होती है वह आपके पठन विकार से होती है। नोट कर लीजिएगा, डिसलेक्सिया जो होती है वह आपकी पठन विकार से संबंधित होती है। आपकी डिसग्राफिया जो होती है यानी पढ़ने वाले विकार से कौन संबंधित है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दिया होता तो आपका पढ़ने से होता, डिसग्राफिया आपके लिखने से होता है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया आपकी जो होती है वो गणित विकार से संबंधित होती है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया वो माइंड संबंधी विकार से होती है। डिस्फेजिया भाषा विकार होती है जो आपकी, डिस्फेजिया भाषा विकार, भाषा विकार से जो आपकी संबंधित है वह आपकी डिस्फेजिया है। डिस्थीमिया आपकी किससे है? माइंड संबंधी विकार से है। तो आप समझ गए होंगे। तो बोलने के लिए आपका क्या होना चाहिए? पढ़ने के लिए आपका क्या है? पढ़ने में जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। और लिखने में जो विकार उत्पन्न होता है उसको डिसग्राफिया। और गणितीय विकार जो होता है उसको डिसकैलकुलिया। और आपका माइंड संबंधी यानी दिमाग से संबंधित जो विकार, आपके मूड संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया। और भाषा विकार जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, या हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्या ऑप्शन है आपका? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला है। बहुभाषिक जो कक्षाएं होती हैं ना उसको आप पॉजिटिव ढंग से लीजिए, पॉजिटिव तरीके से आप लीजिए। तो इसमें से सबसे पॉजिटिव आंसर जो है आपका वह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह आपकी बहुभाषिक कक्षा की क्या होती है? फायदा होती है, या आप कह सकते हैं इसका बेनिफिट होता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। आप भाषा सीख रहे हैं और भाषा अर्जित कर रहे हैं, इसमें से मुख्य अंतर का आधार आपका क्या है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह आपका होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्या कह रहा है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने। भाषा हम कहीं भी नहीं सीख सकते, लेकिन हम भाषा हर जगह अर्जित कर लेते हैं। जो अर्जित करने की बात होती है, हम समाज में भाषाओं को अर्जित कर लेते हैं। और सीखना, अगर जो प्रॉपर रूप से हम भाषा सीखना चाहते हैं तो हमको विद्यालय में जाना पड़ता है, वहाँ पे हमको प्रॉपर ढंग से व्याकरण वगैरह पढ़ाया जाता है, जो कि भाषा को हम सीखते हैं। लेकिन भाषा जो अर्जित करते हैं हम समाज वगैरह में पैदा जहाँ होते हैं वहाँ भी हम अपनी भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस चीज़ में। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो तीसरा वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यह उनके लिए था जिन्होंने सीटेट एग्जाम में भाषा प्रथम में हिंदी भाषा लिया था। यह वीडियो उनके लिए था। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जो कि आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद मैं 2019 वाले पे चलूँगा। 2019 में आप लोगों का 2 बार एग्जाम हुआ था सीटेट का, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। दोनों का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इस वजह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इसका यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।